Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start new chapter, that is chapter number 3, chemical bonding. Is the name indicate कि इसमें हम bonding पढ़ेंगे. Let's start with the topic. Why do atoms form chemical bonds? Atom chemical bonds क्यों बनाते हैं? क्या ज़रूरत पड़ती है इनको जो ये बांड बनाते हैं? अब why का जवाब देने से पहले let's define what is chemical bond. Chemical bond a force of attraction. First of all, ये फोर्स है और फोर्स भी दो किस्म के हो सकते हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अब चूंकि हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं तो इस वजह से कहते हैं कि अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर. वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स के दरमियान होता है और इनको इकट्ठा रखता है. इन मॉलिक्यूल में हो सकता है या फिर कंपाउंड में भी हो सकता है. बॉन्ड्स फॉर्म व्हेन एटम इंटरैक्ट. बॉन्ड कब बनते हैं? जब एटम आपस में इंटरेक्शन करते हैं. किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू गेन और अचीव ग्रेटर स्टेबिलिटी. ग्रेटर स्टेबिलिटी मीन्स कि लिटिल बिट एक एटम की पहले से होगी, लेकिन मज़ीद स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, टिपिकली बाय लोवरिंग देयर एनर्जी. आमतौर पर ये क्यों? ताकि अपनी एनर्जी को कम कर सके. मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एटम्स की जितनी एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी उनकी उतनी ही ज़्यादा होती है. सो लोवरिंग देयर एनर्जी. अब ये एनर्जी कैसे कम करते हैं? थ्रू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग. इलेक्ट्रॉन शेयर करके एनर्जी कम कर सकते हैं, या फिर कंप्लीट ट्रांसफ़र से भी कर सकते हैं, या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन से भी इसकी एनर्जी जो होती है वो लोअर हो सकती है. तो तीन किस्म इंटरेक्शन से, जिसमें तीनों में इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व है, चाहे वो शेयरिंग है, ट्रांसफ़र है या रीडिस्ट्रीब्यूशन है, इससे एटम्स की एनर्जी लो होती है. सो हम कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड एक्चुअल में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को, चाहे वो मॉलिक्यूल में हो या कंपाउंड में हो, उनको कंबाइंड रखे. और किस लिए एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं? ताकि ग्रेटर स्टेबिलिटी अचीव कर सके. कैसे अचीव करते हैं? और लोअरिंग देयर एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ट्रांसफर और रीडिस्ट्रीब्यूशन. जैसे हमने पढ़ लिया कि इन ऑर्डर टू लोअर देयर एनर्जी, यहाँ पर भी आपको यही बताया गया है कि एटम्स हैव टेंडेंसी टू डिक्रीज देयर एनर्जी. एटम्स की टेंडेंसी होती है, वो चाहते हैं कि अपनी एनर्जी को कम कर सके. अब ये कैसे करेंगे? ये दे कैन डू, करते हैं बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम्स. बाकी एटम्स के साथ मिल के क्या करते हैं? अपनी एनर्जी को डिक्रीज करते हैं. इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना. ये ऐसा नहीं है कि एटम ढूंढ ला रही हैं, पहले सोच रही हैं. नहीं, ये एक नेचुरल फिनोमेना है. बिकॉज इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. दुनिया में जितनी भी रेस लगी हुई है इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, जैसे हर इंसान चाहता है कि स्टेबिलिटी गेन कर सके, इसी तरह एटम्स भी इसी रेस में लगी हुई हैं कि वो भी स्टेबिलिटी गेन कर सके. सो ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है. अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ डू एटम्स सक्सीड इन लोअरिंग देयर एनर्जी. एटम अपने एनर्जी को कैसे लोअर कर सकते हैं? द अर्ली केमिस्ट, पहले जो केमिस्ट जहाँ से केमिस्ट्री की स्टार्ट हुई है, यही सोच रहे थे अबाउट दिस लॉन्ग टाइम एगो. बहुत पहले से इसी बात पर सोच रहे थे कि एटम अपनी एनर्जी कैसे कम कर सकते हैं. फाइनली उन्होंने एक वजह बताई है, यानी इस क्वेश्चन को उन्होंने जवाब दिया है. दे फाइनली सक्सीडेड टू गेट एन आंसर ओनली व्हेन द नोबल गैसेस. जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए हैं, जब उनको नोबल गैसेस के बारे में पता चला है. अब ये नोबल गैसेस क्या है? इस पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे यहाँ पर जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, जिसको अगर आप गिन लें 8वें नंबर पर आता है, इस वजह से इसको 8वां ग्रुप या जीरो ग्रुप भी कहते हैं.
इसमें अगर आप देख ले, ये है हेलियम, नियॉन, अर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान। अब इनको एक साथ इस वजह से रखा गया है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से ये एक जैसे हैं। और नोबल गैस इस वजह से नाम दिया था क्योंकि ये नोबल है। नोबल का मतलब ये होता है कि ये किसी के आगे भी हाथ नहीं फैलाते हैं। अब जैसे हमने देखा कि एटम्स जो होते हैं ये बाकी एटम्स के साथ मिल के क्या करते हैं, खुद को स्टेबलाइज करते हैं, एनर्जी को कम करते हैं। ये ऐसे एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिनको किसी और एटम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस शेल ऐसे हैं कि ये बिल्कुल स्टेबल है। तो साइंसदानों ने कहा कि जैसे ये नोबल गैसेस है, अगर ये स्टेबल है तो जो बाकी एटम है वो चाहते हैं कि हम इनके जैसे स्टेबल हो जाएं। तो उनको इस बात का आंसर मिल गया कि ये कैसे अपनी एनर्जी को कम कर सकते हैं। अब हेलियम जो कि फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पर ये वाला, इसका मास एटॉमिक नंबर अगर आप देख लें 2 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी 1s2। इसका मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और वो आउटर मोस्ट शेल में है, while all other noble gases have 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इसके अलावा जितने भी नोबल गैसेस है, चाहे नियॉन है, अर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है कि हेलियम 2 इलेक्ट्रॉन पर स्टेबल है और जो नियॉन, अर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान है, इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से ये क्या है, स्टेबल है, इनकी एनर्जी लोअर पोजीशन पर है। हमें कैसे पता चल गया कि ये स्टेबल है? वो ऐसे कि हम जानते हैं, वी नो अबाउट दीज गैसेस दैट नेदर, ये नहीं करते हैं देयर एटम कंबाइन विद देमसेल्व्स नॉर विद अदर एटम। ये ना तो आपस में बॉन्डिंग करते हैं, ना आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ना किसी और एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब बॉन्ड ना बनाने की वजह यह है कि ये स्टेबल है। द प्रोबेबल रीजन, जो मुमकिन वजह है वो ये है, फॉर दिस लेक ऑफ रिएक्टिविटी, जो किसी एटम्स के साथ या आपस में कंबाइनिंग नहीं करते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वाज देयर स्टेबिलिटी, क्योंकि ये स्टेबल थे इस वजह से ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रही हैं। इट वाज सजेस्टेड दैट दीज गैसेस वर स्टेबल। फिर यहाँ से डिराइव किया गया कि ये गैसेस क्या है, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन हेलियम, क्योंकि हेलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 8 इलेक्ट्रॉन in the outermost shell of the rest of the gases। हेलियम के अलावा जितने भी है बाकी, उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। This gave rise to a principle that having 2 electron for hydrogen and helium, which have only the first shell, or 8 electron in the outermost shell, means stability। यहाँ से एक प्रिंसिपल बनाया गया जिसको डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल में क्लासिफाई कर सकते हैं कि जिन एलिमेंट के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा हेलियम और हाइड्रोजन पर, और इसके अलावा जितनी भी एटम है जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब ये होगा कि ये स्टेबल है, ये स्टेबिलिटी रखते हैं। और जब स्टेबल है, इनको ज़रूरत नहीं है बॉन्ड बनाने की, सो ये क्या होंगे, ये अनरिएक्टिविटी शो करते हैं। दिस प्रिंसिपल वाज नेम्ड एज डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। फर्स्ट को डुप्लेट और 8 वाले को ऑक्टेट, क्योंकि ऑक्टेट का जो लफ्ज़ है ये ऑक्टा से डिराइव किया गया है। ऑक्टा का मतलब होता है 8। तो जो ऑक्टेट रूल है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एटम्स टेंड टू गेन, लॉस और शेयर इलेक्ट्रॉन। यानी ये गेन भी कर सकते हैं, कभी कभार गेन करते हैं, बाज़ एटम लॉस करते हैं, बाज़ शेयर करते हैं, जिसको आगे हम पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड,
ये जो बनता है ये डिफरेंट तरीकों से बनता है, कभी गेन करते हैं तो कभी लॉस करते हैं, डिपेंड करता है एटम्स पे कि कौन सा एटम बॉन्ड बना रहा है, किस लिए कर रही हैं। टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल का मतलब होता है कि वैलेंस शेल, मिमिकिंग द स्टेबल कन्फिगुरेशन ऑफ नोबल गैसेस। ऐसा क्यों करते हैं? वो इस वजह से करते हैं ताकि जो नोबल गैसेस है उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो गेन कर सके। लेकिन मास सिवाय हाइड्रोजन और हेलियम के, जो कि ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर सकते, यानी वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं ला सकते। एग्जाम्पल अगर आप लें क्लोरीन, गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आप क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देख लें, अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि क्लोरीन को कैसे पता कि मैंने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 जो है कंप्लीट करने हैं, फिर मेरा भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नोबल गैस जैसा हो जाएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ क्लोरीन और इसके साथ सबसे करीबी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ नोबल गैसेस दैट इज आर्गन वो देख लें, वो इसका करीबी इस तरह से कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। तो क्लोरीन को कैसे पता चलेगा कि मैंने 1 इलेक्ट्रॉन मजीद गेन करके स्टेबल होना है? तो उसके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से मालूम कर सकते हैं। अगर आप क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देख लें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, इन सब को जमा करके हमें मिलता है 17। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन जो है वो है 17, ठीक है, एटॉमिक नंबर 17। यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर अगर आप देख लें दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में अगर हम देख लें तो तीसरे में हमें मिल रही हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब आर्गन का अगर आप देख लें, आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18। अब इसके वैलेंस शेल में जो पी सब शेल है उसमें 5 है और 5 यहाँ पर अगर आप देख ले यहाँ पर 6 है आर्गन के केस में। सो इसका मतलब है कि अगर क्लोरीन अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना चाहता है आर्गन की तरह तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब ये हमें किसने बताया है? ये हमें बताया है ऑक्टेट रूल ने। दूसरा जो रूल है जिसको डुप्लेट रूल कहते हैं, अब ऑक्टेट रूल ने बताया कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हेलियम। तो हाइड्रोजन और हेलियम की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास सेकंड रूल है, दैट इज डुप्लेट रूल। हाइड्रोजन एंड हेलियम अचीव स्टेबिलिटी विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। हेलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है। इन देयर फर्स्ट एंड ओनली शेल, इनका फर्स्ट शेल ही वैलेंस शेल है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्ड टू फॉर्म H2 और H नेगेटिव, जिसको हम हाइड्राइड आयन कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, हाइड्रोजन और हेलियम के वैलेंस शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं देन दे गेन स्टेबिलिटी। The discovery of duplet or octet rule was followed by another similar suggestion. इसके जैसे और सजेशन भी दिए गए that atoms form bond because they would like to lower their energy by completing their duplet or octet rule. वही बात दोहराई गई है। For example, अगर हम सोडियम लें, it is easy to lose 1 electron and stabilize itself then to gain 7 electron while completing its octet. अब सोडियम इलेक्ट्रॉन दे के खुद को स्टेबलाइज करता है। ये ऐसा क्यों नहीं करता जैसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और खुद को स्टेबलाइज किया? तो ये है सोडियम का स्ट्रक्चर। अब इसके वैलेंस शेल में अगर आप देख लें 1 इलेक्ट्रॉन है और जो इसके अंदर वाला शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। अब ये खुद को स्टेबलाइज ऐसे कर सकता है कि या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें, ये लॉस करने पे ये शेल ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर इसका वैलेंस शेल कौन सा हो जाएगा? सेकेंड नंबर शेल, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो 3rd नंबर शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है,
इसमें 7 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से ले और 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कौन सा इजी है आपके ख्याल में? ये एक लास करके खुद को स्टेबलाइज कर ले, क्योंकि फिर इनर वाला शेल जो है वो वैलेंस शेल हो जाएगा, आखिरी शेल तो वो बन जाएगा फिर। या दूसरी ये है कि 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन सा एटम होगा जो इसके लिए तैयार होगा कि आप सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन दे? कोई भी एटम दुनिया में ऐसा नहीं है जो इसके लिए तैयार होगा कि सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन दे। सो लिहाजा ये इजी है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे। अब सोडियम एटम देयरफॉर अडॉप्ट द एनर्जेटिकली इजियर पाथ। वो कौन सा है? टू लॉस 1 इलेक्ट्रॉन एंड लॉसेज इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ बॉन्ड। कितने बॉन्ड बना लेगा? एक बॉन्ड बना लेगा। इन द सेम वे इट इज एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर हाइड्रोजन एटम टू लॉस 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम प्रोटॉन। इसी तरीके से एनर्जेटिकली हाइड्रोजन के लिए भी ये फेवरेबल है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके प्रोटॉन बन जाए या एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड आयन बन जाए। इन द लेटर केस इट कंप्लीट इट्स डुप्लेट। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके प्रोटॉन बन जाता है, लेकिन दूसरे केस में फ़ायदा इसका ये होगा कि ये डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगा। सो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, लाइक हेलियम। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर देयरफॉर एक्सपेक्टेड। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि दे शुड बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल विच विल फॉर्म बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। अब जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले कौन से हैं? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। अब अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है? पीरियोडिक टेबल के इस साइड पे, जिसको एस ब्लॉक के एलिमेंट भी कहते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप कहलाता है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये सेकंड ग्रुप, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सेकंड ग्रुप कहलाता है क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल पहला तरीका ये है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर लें और इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल में पूरे कर लें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एनर्जेटिकली फेवरेबल क्या है कि अगर इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो लॉस कर दे और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाए, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो ये वाले एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देख लें, ऑक्सीजन का आपको बताया है और हेलोजन का बताया है। ये 7वां ग्रुप जो है ये हेलोजन कहलाता है और ये ऑक्सीजन की फैमिली है। ऑक्सीजन की फैमिली 6ठे ग्रुप में आती है। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 7वां ग्रुप है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7वां जो ग्रुप है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है फर्स्ट वन से, और जो सेकंड वन ग्रुप है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन 6ठे ग्रुप वाले को देकर उसके साथ डबल बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट करवा सकते हैं। और इसका वैलेंस शेल जो है कौन सा हो जाएगा? जब आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इनर शेल जो है वो वैलेंस शेल बन जाएगा जिसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ऑल्दो इन द बिगिनिंग, फर्स्ट में जब ये ऑक्टेट रूल दिया गया, इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस ली गई। बहुत से बॉन्डिंग की समझ जो है वो केमिस्ट को आने लगी, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी हम ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी है जो ऑक्टेट रूल से आप हल नहीं कर सकते। अब ये क्या बात हुई
कि पहले बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, फिर बाद में ये लेस इम्पॉर्टेंट हुआ है। ये कैसे हो सकता है? उसकी बुनियादी वजह है क्योंकि ये सारे बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में अगर हम लें, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देख लें, ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? इसमें सेंट्रल एटम जो है वो बोरान है और इसको सराउंड किया है 3 फ्लोरीन ने। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ बोरान देख लें, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 5 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p1, यानी कि इसका वैलेंस शेल कौन सा है? सेकंड नंबर शेल है। अब सेकंड नंबर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 2s2 और 2p1, 2 जमा 1 3 हो जाएगा। इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 है, तो ये खुद को स्टेबलाइज कैसे कर सकता है? जब ये 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा तो 3 जमा 5 हो जाएगा 8। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख लें, अब इसमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में याद रखिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि 2 जमा 2 4 जमा 2 6। अब इसके वैलेंस शेल में, इस केस में बोरान के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6। लेकिन ऑक्टेट रूल ने क्या कहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन लेकर ही वो स्टेबल हो सकता है, तो वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसी तरह अगर हम देख लें, इस F6 यानी एक सल्फर को सराउंड किया हुआ है 6 फ्लोरीन ने। अब सराउंड किया हुआ है, हम जानते हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर बॉन्ड की तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये 6 दूने हो जाएगा 12। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रही हैं? 12 इलेक्ट्रॉन आ रही हैं। और ऑक्टेट रूल ने क्या कहा था कि कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो पिछले केस में देखा कि 6 इलेक्ट्रॉन पर भी वो एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन पर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो कैसे और क्यों? ये ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जब ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो तब जाके ये लेस इंपॉर्टेंट हुआ है। नेक्स्ट इज केमिकल बॉन्ड। पहले भी मैं डिफिनीशन दे चुका हूँ। A chemical bond is a force of attraction between atoms which hold them together in the form of a molecule or compound. ये force of attraction है एटम के दरमियान जो इनको जोड़े रखता है, कंबाइंड रखता है, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल में भी या फिर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड में भी। एक वो सिंपल सा डिफिनीशन और एक दूसरा डिफिनीशन यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। दोनों का सेम मतलब है, लेकिन यहाँ का जो डिफिनीशन है आप देख रही हैं कि वाज़ेह फर्क है दोनों में। बिटवीन एटम दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ठीक है, वही बात। बॉन्ड्स फॉर्म व्हेन एटम इंटरैक्ट टू अचीव ग्रेटर स्टेबिलिटी, टिपिकली बाय लोअरिंग देयर एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ट्रांसफर और रीडिस्ट्रीब्यूशन। शेयरिंग का मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ट्रांसफर का मतलब है आयनिक बॉन्ड बनेगा, या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन से भी पॉसिबल है। दोनों में आप फर्क नोट कर सकते हैं। When atom of different substances approach each other, एक दूसरे के करीब जब डिफरेंट एटम आते हैं, there are two possibility, 2 पॉसिबिलिटी होती है। they may attract और repel each other। एक ये है कि ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लें, अट्रैक्ट करें, या फिर रिपेल करें, यानी खुद के करीब न आने दें। If the force of attraction between them dominate the force of repulsion। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन, जिस पर क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। अब जो दूसरा एटम आ रहा है उसमें भी एक सेंट्रल एटम, सेंट्रल प्रोटॉन है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, सेम यहाँ पर भी होगा। अब जब प्रोटॉन के करीब आएगा तो रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रॉन के करीब आएगा तो रिपल्शन होगी।
हाँ, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के करीब आएगा तो अट्रैक्शन होगी, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के करीब आएगा तो अट्रैक्शन होगी। तो अगर अट्रैक्शन जो है डोमिनेट कर रहा है, ज़्यादा है देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, then the energy of the system get lowered, and as a result that atom will react to form new molecule। तब जाके जब इनकी एनर्जी कम होती है, जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तब जाके ये एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं ताकि टोटल जो होल एनर्जी है वो कम हो सके। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक एटम दूसरे एटम के करीब आ रहा है। तो एक स्टेज ऐसा आ रहा है कि यहाँ पर अगर आप देख लें, इस स्टेज पर एनर्जी जो है सबसे मिनिमम है। देखो यहाँ पे एनर्जी सबसे लोवेस्ट पोजीशन पर है। इससे जब दूर जाएगा एनर्जी फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। लेकिन अगर हम इसको मजीद करीब लेके आते हैं, जैसे यहाँ पर, अब इस केस में देखें ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गया है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन में आ गया और प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ रिपल्शन में आ गया। तो इसकी एनर्जी आप देख ले यहाँ पे वो ज़्यादा हो रही है। लेकिन जैसे ही ये क्या हो रही हैं, दूर होने लगते हैं, तो फिर इनके दरमियान क्या होगा, एनर्जी इस पोजीशन पर यहाँ पर मिनिमम है, आप ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा करीब आएंगे तो एनर्जी ज़्यादा हो रही है। तो एटम जो है इस स्टेट में बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं। इससे ज़्यादा करीब नहीं आ रही हैं और इससे ज़्यादा दूर जा रही हैं, पर तो बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा करीब आने पे भी क्या होती है, रिपल्शन होती है। तो इस केस में अब देखें, अब इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो अट्रैक्शन से कम है। जैसे यहाँ पर हमने देख लिया कि अगर रिपल्शन ज़्यादा होगी then the two atoms simply move away from each other, फिर ये एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। The arrangement of electron around the nucleus of an atom in shell and subshell is called electronic configuration। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द जिस तरतीब से रखा जाता है शेल में और सब शेल में, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। टाइप्स ऑफ बॉन्ड की अगर हम बात कर लें तो उसमें सबसे पहले आता है आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड कब बनता है? दिस केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या फिर गेन करेगा, और किस लिए? ताकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस जो है वो अचीव कर सके, बिकॉज दिस इज अ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। जैसे मैंने दिखा दिया आपको कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो क्लोरीन को कैसे पता चला कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए? उसका करीबी जो एटम है दैट इज आर्गॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 18 है और क्लोरीन का 17 है, ये इसका नियरेस्ट नोबल गैस है। सो इसके जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के लिए ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, जिसमें एक होता है सोडियम, दूसरा क्लोराइड। ये कैसे बनता है? दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन द एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट केमिकली। जब सोडियम और क्लोरीन केमिकली रिएक्ट करते हैं, केमिकली रिएक्ट मीन्स कि इनमें इलेक्ट्रॉन का तबादला हो जाता है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अगर हम इसकी देख लें, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड क्लोरीन इज 17। तो फर्स्ट शेल में दोनों के आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम जो कि हमने देखा कि ये फर्स्ट ग्रुप में आता है यहाँ पर, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। और यहाँ पर अगर आप देख ले ये क्लोरीन है, ये कौन से नंबर ग्रुप में आ रहा है? 7 में। इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 7। अब इजीएस्ट वे क्या है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये सेकंड शेल को आउटर मोस्ट शेल बना दें। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिकली वो फेवरेबल नहीं है, और इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि 7 तो इसके पास है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा इसके हो जाएंगे 8।
तो अगर ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड कैसे होती है, एटम द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, एक लॉस करता है तो दूसरा गेन करता है। तो ये अगर ऐसा कर लेते हैं, जैसे सोडियम का देख लें कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम पर डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया? क्योंकि सोडियम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद इक्वल थी, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है। एक इलेक्ट्रॉन कमी का मतलब है कि एक प्रोटॉन ज्यादा हुआ है, इस वजह से प्रोटॉन की जो सिंबल है पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। और दूसरा हम देख लें क्लोरीन, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि प्रोटॉन की तादाद वही है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है जिस पर नेगेटिव चार्ज था, सो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है दैट इज क्यों बना है, दैट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम, दैट इज फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। तो सोडियम से क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, जब इस तरह का बॉन्ड बनता है, अब देखो इनके दरमियान एक रिश्ता तो बन गया ना, तो उस रिश्ते को हम नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड। और इससे दोनों का फायदा हो जाता है। कैसे? क्योंकि सोडियम का अगर आप देख लें एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया तो इसका मतलब है कि वैलेंस शेल कौन सा हो गया, ये सेकंड नंबर शेल अब वैलेंस है, जो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल अब ये स्टेबल हो गया है। क्यों स्टेबल हो गया है? क्योंकि सोडियम के साथ जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो नियान है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, यानी उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 है और वैलेंस शेल में उसकी यहाँ पर अगर आप देख लें 2 + 8 10, तो ये स्टेबल हो गया। और यहाँ पर अगर आप देख लें क्लोरीन का हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लेगा, और 18 किसका है? 18 है आर्गन का। तो दोनों जो है नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन गेन कर लेते हैं। इसी तरह सोडियम जो है वो फ्लोरीन और ब्रोमीन के साथ भी ऐसे ही रिएक्ट करता है, सोडियम फ्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पर सोडियम, ये IUM जब आता है इसका मतलब है कि ये कैटायन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर ब्रोमाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, इसके एंड में क्या आता है? IDE, इसका मतलब है कि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इट शुड बी नोटेड हियर दैट एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं, which take part in a chemical reaction come only from the outermost shell of the atom। outermost shell में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। यानी यहाँ पर अगर आप देख लें आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इन 8 शेल ने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि दे आर नॉट आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से कह रही हैं कि जो आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ही रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। सोडियम क्लोराइड कैसे बना? इज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन मेंशन्ड ऑन द प्रीवियस पेज, कंटेन पॉजिटिवली चार्ज सोडियम एंड द नेगेटिवली। अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव चार्ज बन गया, दूसरे ने गेन करके उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान हमेशा अट्रैक्शन होती है। These oppositely charged ions are then held together by electrostatic force of attraction। पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। द केमिकल बॉन्ड thus formed is called ionic, या इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एंड द कंपाउंड हैविंग सच अ बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। जिसका जो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड के थ्रू बनता है उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब कैल्शियम का अगर हम देख लें, कैल्शियम देखो मैंने यहाँ पे बताया था कि इस ग्रुप में के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो तादाद में 2 होते हैं। सेकंड ग्रुप में आते हैं तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे इनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और 2 क्लोरीन लेते हैं
अब क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरा क्लोरीन ऐड कर लेगा, गेन कर लेगा, तो वो बन जाएंगे 2Cl नेगेटिव, यानी 2 क्लोरीन के मालिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कैल्शियम का एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिला और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको मिला। अब इनके दरमियान भी एक बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Ca2 पॉजिटिव, Cl और Cl, यानी एक कैल्शियम ने जो है 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया है, और ये बॉन्ड बना है बिकॉज ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एक्सरसाइज, व्हाट टाइप्स ऑफ एलिमेंट फॉर्म आयनिक बॉन्ड? कौन से टाइप ऑफ एलिमेंट है जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड टिपिकली फॉर्म बिटवीन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एलिमेंट। उसमें सबसे पहले आता है मेटल्स और दूसरा है नॉन मेटल्स। मेटल्स का मतलब ये होता है कि जो अल्कली मेटल होते हैं या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को अल्कली मेटल कहते हैं और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो ये बॉन्ड बनाते हैं विद नॉन मेटल। यहाँ पर 7th ग्रुप जिसको हैलोजन ग्रुप कहते हैं, और ऑक्सीजन का जो ग्रुप है इसको नॉन मेटल लेते हैं, तो ये बॉन्ड बनाते हैं इनके साथ, और इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है। एग्जाम्पल सोडियम जो कि फर्स्ट ग्रुप में आता है, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। पोटाशियम भी फर्स्ट ग्रुप में आता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये सेकेंड ग्रुप यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल में आते हैं। अब these metals have 1-2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के वैलेंस शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो 1 या 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत होती है वो इनकी बहुत कम होती है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस कि इनकी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, ये इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय देना पसंद करते हैं, मेकिंग इट इजी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म केटाइन पॉजिटिवली चार्ज आयन। जो दूसरे होते हैं नॉन मेटल, आपसे पूछा गया है कि कौन से टाइप ऑफ एलिमेंट बनाते हैं, तो दूसरे जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। वो आमतौर पर हैलोजन जो कि 7वां ग्रुप है और ऑक्सीजन ग्रुप जो कि 6ठा ग्रुप है। एग्जाम्पल में आप क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर ले सकते हैं। अब ये क्यों इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं? क्योंकि दीज नॉन मेटल है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी थी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहाँ पर 1 या 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर 1-2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो दे नीड 1 to 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। सो दे गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनाइन। अब जब गेन करते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है जिसको हम एनाइन कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन को। वाई दीज एलिमेंट फॉर्म आयनिक बॉन्ड? ये आयनिक बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। एक की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और दूसरी की लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मेटल्स लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटल हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो स्ट्रांग टेंडेंसी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन रदर देन शेयर देम। अब ये शेयर करने के बजाय ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि एक चाहता है कि मुझसे कोई ले, दूसरा चाहता है कि मुझे कोई दे, इस वजह से। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशन फॉर एन आयनिक बॉन्ड टू बी फॉर्म्ड? आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन से कंडीशन है कि फिर जाके आयनिक बॉन्ड जो है फॉर्म हो सकता है? तो कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में हम लिख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट जो इन्वॉल्व है वो कौन से हैं। फर्स्ट, एक मेटल होना चाहिए, दूसरा जो है नॉन मेटल होना चाहिए। वजह मैंने ऊपर बता दी है, क्योंकि मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन
केटायन बनेगा और नॉन मेटल जो है वो गेन करेगा, एनायन बनेगा। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट करता है, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। दूसरी जो कंडीशन है वो लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मींस कि एक जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा जो है वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो अगर आप मालूम करते हैं, हर एलिमेंट की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो अगर आप नॉन मेटल से मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माइनस करते हैं और वो फ़र्क आता है 1.7, तो पॉलिंग स्केल के मुताबिक अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड हमेशा से क्या होगा, आयनिक होगा। तीसरी वजह हम बता सकते हैं कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है वो ज़्यादा एनर्जी नहीं मांग रहा, वो कम एनर्जी पे भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। जैसे सोडियम हो गया, ये बहुत ही कम एनर्जी पे, यानी आयोनाइजेशन के लिए यानी फॉर्मेशन ऑफ आयंस के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बहुत कम होती है। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब ये तो लॉस कर रहा है तो लॉस के साथ कोई दूसरा एलिमेंट होना चाहिए जो गेन कर सके। तो दूसरा क्या होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी रखता हो, शौक से चाहता हो कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे, तो वो नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल मस्ट स्ट्रांगली अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो आप क्लोरीन ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो ये कंडीशन काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।